हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ लिबर्टी के बारे में, जो कि हॉब्स ने दी थी, थॉमस हॉब्स ने। एंड साथ ही ये लास्ट टॉपिक है थॉमस हॉब्स का, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, तो है ना। और फिर हम स्टार्ट करेंगे जॉन लॉक को। तो बेसिकली जो इस थ्योरी है ना, इसमें जो थॉमस हॉब्स है ना, उन्होंने बताया है। देखो, एक तरीके से वो सपोर्टर सपोर्टर रहे हैं इसमें, ठीक है, किसके? नेगेटिव लिबर्टी के, ठीक है। अभी आप जो समझ रहे हैं ना, थोड़ा आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा आगे, तो ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो आप इसमें देखेंगे। देखो, इसमें थ्योरी ऑफ लिबर्टी है ना, उसमें है ना जो थॉमस थॉमस हॉप है ना, उसको एक तरीके से नेगेटिव लिबर्टी थिंकर बताया गया है ना, और सपोर्टर भी बताया गया है इसमें। देखो, जो हॉप है ना, उनका कहना ये है कि ये ना, अगर जो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स इन मैन लाइफ, मतलब अगर कोई लॉ अगर मैन के ऊपर है, एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट है, ठीक है, मैन के ऊपर, तो फिर वो है ना, उसकी लिबर्टी लिबर्टी नहीं रहेगी। तो वही कहना चाह रहे हैं, सच अ सिचुएशन एग्जिस्ट ओनली इन अ स्टेट ऑफ नेचर में ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जहाँ पे लॉ और ये ऑर्डर नहीं है, वहाँ पे ये मेंटेन करेगा, ठीक है। वहाँ पे मैन कैन एबल टू एंजॉय हिज लिबर्टी ओनली इन स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। अब एक तरफ जो हॉब है ना, वो बात करते हैं लिबर्टी के बारे में कि देखो, मैन की लिबर्टी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ बात करते हैं एब्सोल्यूट स्टेट के बारे में, मैक्सिमलिस्ट स्टेट के बारे में, ठीक है। एक एब्सोल्यूट पावर या स्टेट होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं कि देखो, मैन की लिबर्टी यहाँ पे एंड हो जाएगी अगर कोई स्टेट के अंडर आता है। अब इसमें आपको ये देखना है कि देखो, ये क्यों जरूरी था उनका ये देना भी, ये लिबर्टी के ऊपर क्यों जरूरी था, एब्सोल्यूट का बनना क्यों जरूरी था, ये सब अभी आप आगे देखेंगे। तो देखो, इसमें है ना, हॉब्स का कहना था, हॉब्स इज बिलोंग्स टू ट्रेडिशन ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, दैट इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट, ठीक है, in the man's life. According to this tradition, law puts constraints on liberty. Hobbes believed that man is free only when the law is silent. लॉ अगर नहीं हो, अदरवाइज लॉ पुट्स चेक ऑन मैंस लिबर्टी। उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर है ना, वहाँ पे कोई लॉ एग्जिस्टिंग ही नहीं करता, एंड उसके साथ साथ जो मैन वाज हैविंग अनलिमिटेड लिबर्टी, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और उसी की वजह से ये एनआरची वाला सिस्टम वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट थी। इन अ पॉलिटिकल सोसाइटी, स्टेट रेगुलेट्स द स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। एंड साथ ही यहाँ पे जो हॉप है ना, उनका ये कहना है, एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। देखो, ऑन वन हैंड हॉब्स कहते हैं, सपोर्ट करते हैं एब्सोल्यूट स्टेट को, दूसरी साइड अगर वो बात करते हैं ट्रेडिशनल ऑफ नेगेटिव लिबर्टी के बारे में। देखो, वो जो उस टाइम पे जो सिचुएशन थी ना, वो इनिशियल एज था ना कैपिटलिज्म का, वहाँ पे एनआरची जैसा सिस्टम है ना, खत्म करने के लिए ये एब्सोल्यूट स्टेट का लाना जरूरी था, ठीक है। अब उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो सप्रेस की जाती हैं, जैसे इसमें लिबर्टी का काफ़ी मतलब हो रहा है कि लिबर्टी इसमें एंड हो गई है, ठीक है। तो द ट्रेडिशन ऑफ नेगेटिव लिबर्टी विद द सपोर्टर ऑफ मिनिमल स्टेट, वेयर द होप्स वाज सपोर्टर ऑफ मैक्सिमल स्टेट, ठीक है। लिबर्टी जहाँ होगी वहाँ पे मिनिमल स्टेट या फिर वहाँ पे कानून नहीं होगा, एंड मैक्सिमल स्टेट यहाँ पे होगा ना, वहाँ पे लिबर्टी का नहीं होगा मैन के ऊपर। फिर however Hobbes established the connection between law and liberty through his logic. That's why Hobbes is treated as a logically consistent thinker, ठीक है। And Hobbes is not a supporter of negative liberty. He simply believed that liberty can define in a terms of absence of law, ठीक है। उन्होंने सिर्फ बताया कि अगर लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी डिफाइन हो सकती है। और साथ ही देखो, वहाँ पे ना एब्सोल्यूट सोसाइटी का आना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी था। अगर नहीं आता ना, तो एक तरीके से जो स्टेट है ना, वो मतलब एक तरीके से लाइफ को सिक्योर नहीं थी उस टाइम पे। अगर जब लाइफ ही नहीं होगी तो लिबर्टी का क्या करोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर लिबर्टी अब थोड़ा बहुत तो ऊपर चलता रहता है, तो वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं, थ्योरी ऑफ लिबर्टी इसमें दी गई थी। इसी के साथ साथ थॉमस हॉब्स का जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं जॉन लॉक का, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, तो इस टॉपिक में बेसिकली जॉन लॉक के बारे में हम पढ़ लेते हैं, बैकग्राउंड के बारे में। अब
आपने सभी के बैकग्राउंड देखे हैं। जैसे थॉमस हॉब है ना, उसके टाइम पे जो प्यूरिटन रिवॉल्यूशन चल रहा था, अब इनके टाइम पे देखिए ग्लोरियस रिवॉल्यूशन चल रहा था 1688 में। ठीक है, ये वन ऑफ द पीसफुल रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं। फर्स्ट टाइम पीसफुल रिवॉल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में, तो इसको पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर बोला जाता है। ठीक है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है इसमें। उसके बाद अब देखो वहाँ पे ना जो थॉमस हॉब्स है ना, अब उनकी नज़र में ना इंसान क्या है, पेसिमिस्टिक। अब जहाँ पे वॉर हो रहा हो, रिवॉल्यूशन हो रहा हो, ये सारी चीज़ें हो रही है ना, तो वहाँ पे ना जो इंसान सोचने लगता है, इंसान पेसिमिस्टिक टाइप है, ठीक है ना, क्रूल है, ऐसी सारी चीज़ें देखने लगता है। बट यहाँ पे है ना, जो जॉन लॉक है ना, उनका ग्लोरियस रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो उस टाइम पे उनका जो माइंड था ना, वो ऑप्टिमिस्टिक टाइप था, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव थी ह्यूमन के लिए। ठीक है, उनका कहना था प्रोफाउंड डिफेंड, मतलब देखो ऐसा था ना कि इंसान को है ना राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, वहाँ पर प्रॉपर्टी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें है ना वहाँ पे उन्होंने बताई थी कि ये इसको है ना ऑन बर्थ, मतलब जन्म से ही इस पे अधिकार होता है, मिलती है ये। उसके बाद जो जॉन लॉक है ना, देखो उनके टाइम पे ना ऑलरेडी कैपिटलिज्म काफ़ी अच्छा हो गया था, तो उस टाइम पे मिनिमल स्टेट होना चाहिए, मतलब मिनिमल स्टेट का बोलबाला था, ऐसा आप बोल सकते हो। देखो मिनिमल स्टेट मतलब एक तरीके से नाइट वॉचमैन स्टेट बोल सकते हो। देखो वॉचमैन है ना, क्या करता है कि है ना वो सिर्फ चौकीदारी करता है। अब देखो वो चौकीदारी करता है कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, वो रखवाली करता है। बट ऐसा नहीं है कि वो मालिक ही बन जाए किसी चीज़ का। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया। देखो मिनिमल स्टेट मतलब ये कि है ना सिर्फ आप देखिए क्या चल रहा है स्टेट में, कोई फॉलो कर रहा है रूल की नहीं, ये सारी चीज़ें है ना, उसको पनिश कीजिए अगर नहीं कर रहे तो कैपिटलिज्म में ये बढ़ चुका था। ठीक है, उसके बाद जो थॉमस हॉब्स का टाइम था ना, अब वहाँ पे अनार्ची सिस्टम था, सिचुएशन थी, है ना, अफेक्टेड थी सारी इंडस्ट्रीज, ट्रेड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से ना मैक्सिमल स्टेट का आना जरूरी था, एब्सोल्यूट स्टेट का आना जरूरी था, इसी वजह से यही रीज़न था। तो अब जॉन लॉक का एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था 1688 में ब्रिटेन में। ठीक है ना, हिज पॉलिटिकल थ्योरीज इन्फ्लुएंस हिज हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ हिज टाइम। जॉन लॉक इज नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, देखो जो लिबरलिज्म है ना, लिबरलिज्म इज द पॉलिटिकल philosophy ऑफ कैपिटलिज्म। एज अ philosophy ऑफ लिबरलिज्म बिलीव दैट मैन इज रेशनल एंड ऑल्सो बिलीव दैट अथॉरिटी ऑफ स्टेट शुड बी लिमिटेड, होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटलिस्ट के टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी ये कैपिटलिज्म हो गया था और वहाँ पे एनार्ची सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो द सोशल एंड पॉलिटिकल आर्किटेक्चर ऑफ स्टेट शुड बी रिफ्लेक्ट इन कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट गवर्न। एंड साथ ही जो यूएस का पॉलिटिकल जो सिस्टम है ना, वो एक तरीके से एग्जाम्पल बोल सकते हैं लिबरल पॉलिटिक्स का। ठीक है, उसके बाद विच इज़ बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ जॉन लॉक, और साथ ही फ्रेंच फिलोसोफर थे मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, उसके बाद ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू गिव द कंसेप्ट ऑफ लिबरल स्टेट। एंड इनके अकॉर्डिंग देखें तो गवर्नमेंट इज लाइक अ ट्रस्ट, एंड जो पीपल है ना वहाँ के वो ट्रस्टीज हैं। ठीक है, जॉन लॉक हैज क्रिएटेड मिनिमल स्टेट्स एंड नाइट वॉचमैन स्टेट। ठीक है, पुलिस स्टेट। तो उसके बाद जो लिबर्टी इन्होंने बताई, देखो एक सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल थिंक है। ठीक है, कैपिटलिज्म की। और साथ ही जो जॉन लॉक गिव्स द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, जिसमें थ्री तरीके से राइट्स हैं। ही कंसीडर दैट राइट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, नेचुरल राइट्स हैं। ही हैज़ गिवन द डिफेंड टू राइट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके बाद जो लिबरल सोसाइटी ना सपोर्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, एंड लॉक थ्योरी एम्स टू अचीविंग पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चेंजेस करने के लिए पीसफुल मैनर में। ठीक है, Locke belonged to tradition of social contract. He is also known as American Constitution, father of American Constitution, and which is modeled on the idea of Locke. ठीक है, on the basis of above argument, we can establish that the father of liberalism है ना, इनको बोल सकते हैं। And he was also individual thinker of Hobbes is treated as a philosopher of capitalist class। बट क्योंकि देखो उन्होंने ना एक आइडिया नहीं दिया था, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई कुछ नहीं बोला था, कोई आइडिया नहीं दिया था, इसी वजह से उनको कैपिटलिस्ट क्लास का फादर माना जाता है, नॉट अ
फादर ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग देखें तो देखो, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। अब इसमें ना जो लॉक है ना, उन्होंने देखो क्या बोला था और क्या क्रिटिसाइज किया था वो देखते हैं। इसमें ना एक फिल्मर था, फिल्मर्स बोल सकते हैं, तो उसकी एक बुक थी, ठीक है, पेटी आर्चा, ठीक है, उसमें बताया गया है द डिवाइन राइट ऑफ किंग। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा इधर, हाँ, ठीक है, तो द डिवाइन राइट ऑफ किंग बताया गया है। और उसमें देखो, उसमें बताया गया है किंग कैन डू नॉट कैन डू नो रॉन्ग। ठीक है, मतलब ये कि किंग को एक तरीके से बहुत डिवाइन माना गया है, उसके ऑर्डर को मानना मतलब डिसोबे नहीं किया जाना चाहिए, गॉड का एक मतलब फरिश्ता आप मान सकते हो या कुछ भी आप मान सकते हो, वो बताया गया है, एक सुप्रीम पावर बताया गया है किंग को, और वो जो भी करेगा ना, नो रॉन्ग मतलब कुछ गलत नहीं करेगा। ठीक है, उसको सन ऑफ गॉड बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो गॉड विल है ना इज रिफ्लेक्टेड थ्रू किंग, ये बताया गया है। ठीक है, और किंग मस्ट नॉट ओबे, मतलब उसके ऑर्डर को कोई डिसओबे नहीं करेगा, और उसकी सब कुछ जो ऑर्डर है, ठीक है ना, तो भी वो बोलता है वो सारी चीजें मानना चाहिए। इसका ऐसा फिल्मर का कहना है। इसी पे जो लॉक है ना, उन्होंने बताया, देखो, एवरीवन इज बोर्न विद द सर्टेन इनएलिनेबल राइट्स। देखो, इनएलिनेबल राइट्स देखो वो होते हैं ना, जैसे लिबर्टी, लाइफ, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी। देखो, इस पे सिर्फ उसी का हक है, इससे कोई छीन नहीं सकता, ये उनका कहना है। दोज राइट्स कांट स्नैच्ड अवे। देखो, लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये कोई उससे छीन नहीं सकता। ठीक है, बस ये उनका कहना था, और इसी बात पे थोड़ी बहस हुई थी इस चीज में। तो इट वाज अ लॉक वर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं इस बुक में लिखा क्या है। देखो, दिस बुक इज क्रिटिसिज्म ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग, लॉक हैज क्रिटिसाइज फिल्मर्स वर्क। ठीक है, जो कि बुक है पेट्रियार्चा। देखो, फिल्मर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टेट इज अ फैमिली ऑफ गॉड, ठीक है, और किंग इज अ सन ऑफ गॉड। ठीक है, एंड एज द सन ऑफ गॉड अथॉरिटी ऑफ किंग इज एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब सुप्रीम, ठीक है, उसका मानना चाहिए जो भी वो ऑर्डर बोलता है। एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन इज अनएक्सेप्टेबल, ये उन्होंने बताया। उसके बाद लॉक का बोलना है, जो लॉक बता रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं फिल्मर्स के व्यू को। एंड उनका कहना है, देखो, जो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग है ना, इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग मैन है ना, वो जन्म से ही इनएलिएनेबल राइट्स को लेता है या फिर उसको अपनाता है, उसके पास आ जाते हैं, या ये बोल सकते हैं दोज राइट डेट कांट स्नैच अवे अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, और उसके बाद ही एस्टेब्लिश दैट अथॉरिटी ऑफ स्टेट इज नॉट नेचुरल और ओरिजिनल। ठीक है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कुछ भी है, अथॉरिटी है ना स्टेट की, ना ही वो नेचुरल है, वो ओरिजिनल है, वो सिर्फ पीपल के द्वारा, पब्लिक के द्वारा बनाई गई है। उसको जब चाहे आप डेलीगेट भी कर सकते हो अथॉरिटी को, ठीक है, जो कि पावर गिवन बाई पीपल है। एंड ओरिजिनल अथॉरिटी इज विद द पीपल गवर्नमेंट विद द लाइक ट्रस्ट एंड पीपल लाइक ट्रस्टी। ठीक है, गवर्नमेंट लाइक ट्रस्ट एंड पीपल लाइक ट्रस्टी। एंड गवर्नमेंट को जो भी जो विशेष हैं ट्रस्टीज की, उनको फुल एक्ट करना चाहिए, है ना, उसको फुलफिल भी करना चाहिए, ये सारा व्यू है। उसके बाद देखो, लॉक के कुछ व्यू थे ह्यूमन नेचर के ऊपर, वो देख लेते हैं। देखो, लॉक है ना, उनका कहना है, उन्होंने दिया भी था एक, देखो, लॉक गिव अ बैलेंस अकाउंट ऑन ह्यूमन नेचर। ही बिलीव दैट मैन इज सेल्फ सेंटर्ड है, सोशल है, और साथ ही जो वो बिलीव करते हैं, देखो, मैन रेशनल है, और ही कैन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट लॉसेस, है ना। और इसी के मुताबिक लॉक का कहना है, देखो, रीजन कैन बी सप्रेस रॉ पैशन। रॉ पैशन होता है ना, ठीक है, मैन के अंदर, जो कि थॉमस हॉब्स ने बताया है बहुत सारी चीजें। अब वो रीजन होता है, वो उसको सप्रेस कर देता है, और फिर उसके बाद रेशनलिटी है ना, उसको बताती है, देखो, बेनिफिट्स ऑफ रिमेनिंग सोशल के बारे में। ठीक है, तो इतने बस जो लेक्चर है आज की वीडियो में, हम बस इतना ही करते हैं। ये दो थ्योरी मैंने बताई, इसको आप जाके रिवाइंड कीजिएगा, एंड होप सो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो बाकी का हम कल से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।